मॉर्निंग बच्चों, आज हम एमएससी फाइनल के सिलेबस या उसकी संबंधित टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। हमारी क्लास जो है वो एमएससी फाइनल है और सब्जेक्ट हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हमारा एक पेपर लगता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। और टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम हमारे सिलेबस से संबंधित बात करते हैं और पार्ट है फर्स्ट, जिसके अंदर देखिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस से संबंधित बात करते हुए हम हमेशा 5 यूनिट पर चर्चा करते हैं। तो ये 5 यूनिट से संबंधित हमारा सिलेबस जो एमएससी फाइनल के लिए है, यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर 2 पार्ट दिए हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल कंपाउंड और दूसरा है ट्रांजिशन मेटल। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, इसी की शुरुआत करेंगे। सिलेबस की बात करने के बाद में इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर जो मेटल होता है वो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए हम उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहली यूनिट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल कंपाउंड और ट्रांजिशन मेटल, जिसको हमने हमारा एक मुख्य टॉपिक बनाया और जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम दे दिया, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ मेटल जुड़ी होती है तो उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। फिर उसके बाद में सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे 3 पार्ट हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रीअरेंजमेंट। उसके बाद में हम इस यूनिट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में ये 3 यूनिट एक जैसी हैं। इसके अंदर थर्ड यूनिट के अंदर आता है डिस्कनेक्शन अप्रोच और प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ए पार्ट जो है वो डिस्कनेक्शन अप्रोच का है और दूसरा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। डिस्कनेक्शन अप्रोच का मतलब हम पहले कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं और या फिर टारगेट मॉलिक्यूल में बदलते हैं उसको। रिएक्टेंट का मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाएगा और टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज किया जाएगा, उसका डिस्कनेक्ट करवाया जाएगा उसको वापस, और टारगेट मॉलिक्यूल से वापस स्टार्टिंग मटेरियल बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो दोनों साइड से चलती हैं। एक बार हम उनको रिट्रोसिंथेटिक करते हैं, दूसरी बार उसे सिंथेटाइज भी किया जाता है, वापस बनाया जाता है। ये यूनिट करने के बाद में ये यूनिट समझ आएगी फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर 3 पार्ट है, 1 ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन और 2 ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन और रिंग सिंथेसिस। इसके अंदर 3 पार्ट है। जब हम थर्ड यूनिट कर लेंगे तभी हमें इस फोर्थ यूनिट पर चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट करने के बाद ही फोर्थ यूनिट समझ में आएगी। और सिंथेसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिनमें से एक पेपर में आता है, एक निश्चित रूप से पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के रूप में, कई बार 2 छोटे क्वेश्चन के रूप में 2 भी पूछ लिए जाते हैं। कैम्फर वगैरह जो होते हैं ना, उनके वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके अंदर आते हैं। तो ये थी हमारे सिलेबस से संबंधित बात, जिसके अंदर 5 यूनिट से संबंधित हमने बात की। सबसे पहले सिलेबस से बात करना ज़रूरी था, क्योंकि जब हमें सिलेबस ही नहीं पता होता तो हम आगे यूनिट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल कॉम्प्लेक्स
या ट्रांजिशन मेटल, जिसको अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्म में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब जब कोई भी हाइड्रोकार्बन्स होता है उसके साथ अगर मेटल जुड़ी होती है तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम दिया जाता है। जैसे ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड या कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड या ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोकैडमियम, इस तरीके के जो कंपाउंड हैं उनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम R और M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको शो कर रही है, मेटल को, और ये किसको शो कर रहा है, हाइड्रोकार्बन्स भाग को या हाइड्रोकार्बन्स पार्ट को। ये मेटल है। मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे और इसको किससे शो करेंगे, नेगेटिव से शो करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन्स वाला भाग होता है इसके अंदर वो न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव करता है, और जो मेटल होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को Rm से शो किया जाता है, या फिर हम इनको CNA, CMg या Cal या CZn या Cli इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ न कुछ तो श्रृंखला बनी होगी। लेकिन जब कार्बन के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या लिथियम इस तरीके के जो मेटल जुड़े होते हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है, जिनको Rm से शो किया जाता है। और R जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल या बेस की भांति बिहेव करता है, और जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स वाला भाग होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात आती है कि इसके अंदर मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो मेटल का यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा, मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, आयनिक करैक्टर ऑफ Cm या Rm बोल सकते हैं, Rm बॉन्ड पर। तो मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो Cm बॉन्ड पर डिपेंड करता है, इसकी आयनिक नेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की बात होती है तो हम ये मानते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, आयनिक करैक्टर पाया जाता है। अब देखिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर Cm बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो आयनिक करैक्टर के या आयनिक करैक्टर ऑफ Cm बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल में कोई चीज़ होती है तो हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी बढ़ती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल बढ़ेगा तो आयनिक करैक्टर ऑफ Cm बॉन्ड भी बढ़ेगा। अब देखिए, हम Cm बॉन्ड के आयनिक करैक्टर की बात करें तो यहाँ पर तो हम ले लें Cm बॉन्ड
और यहाँ पर ले लें आयनिक करैक्टर। CNA, फिर उसके बाद में CLI, CMG, CAL और CZN। ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये हो गया। इसका जो आयनिक करैक्टर है वो 65 हो गया, ये 60 हो गया, 52 हो गया, और इसका हो गया 48 और इसका हो गया 38। ये आयनिक करैक्टर है, मान लो इसका, सॉरी इसका 48 नहीं 40। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम है उसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मानी जाती है। सोडियम को वैसे भी हम ज़्यादा ही रिएक्टिव मानते हैं। फिर उसके बाद में लिथियम, जो सोडियम होती है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है आयनिक करैक्टर की वजह से, क्योंकि इनका आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है। फिर लिथियम का, फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम का, फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का या ऑर्गेनो जिंक का। इस तरीके के कुछ मेटल्स हमने लिए हैं जिनके आयनिक करैक्टर की हमने बात की है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसका आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा, और जो आयनिक करैक्टर जिसका ज़्यादा होता है वो मेटल उतनी ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल को भी रिप्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट माना जाता है, और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पर डिपेंड करती है। मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका आयनिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और वो मेटल का आयनिक करैक्टर ज़्यादा है तो वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है इसका आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मानी जाती है। लेकिन जनरली हम इसको रिएक्शन करवाने के लिए यूज़ में नहीं लेते, अपने चैप्टर के अंदर भी इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद की सारी जो मेटल्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ये मानते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम जो है और मैग्नीशियम है इनका आयनिक करैक्टर भी तो ज़्यादा ही है, तो इनको हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स माना जाता है। क्योंकि सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, रिएक्शन वगैरह करवाते हैं तो दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए हम ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम दोनों मेटल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे, ये हाईएस्टली रिएक्टिव मेटल मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा, आयनिक करैक्टर ज़्यादा, तो ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स हो गई। उसके बाद में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम और ऑर्गेनो जिंक जो मेटल्स हैं ये लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्ब लिथियम है या ऑर्गेनो लिथियम है या ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, ये जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईएस्टली रिएक्टिव है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयनिक करैक्टर ज़्यादा है इनका। और जो
ऑर्गेनो एल्यूमिनियम और ऑर्गेनो जिंक है, ये लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती हैं। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कम होता है, लो होता है, और ये रिएक्टिव भी कम होती हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम सभी को। तो सबसे पहले हम जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो मेटल्स है उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, 11th से लेकर के आपने बीएससी तक पढ़ा है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट नाम देते हैं अपने, और हमने जनरली 11th से लेकर के बीएससी तक इसका यूज किया है। गिरनार रीजेंट को बार बार काम में लिया है हमने, और इसी को पढ़ेंगे अपने। तो जिसका नाम है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो सबसे पहला ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, इसी से हम शुरुआत करेंगे। ये तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से संबंधित जनरली बात थी कि जब हाइड्रोकार्बन्स और मेटल आपस में जुड़े होते हैं तो उनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोकार्बन्स जो पार्ट्स होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने पर वो न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव करता है। और साथ में हमने ये भी बात की कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो आयनिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो किसी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव या आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। जिसके अंदर हमने ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम को हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स नाम दिया। हाईएस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नाम दे सकते हैं हम। और जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम और ऑर्गेनो जिंक है वो लोवेस्ट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले कंपाउंड से, एक एक करके सारे कंपाउंड करेंगे अपने। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसका डिस्कवरी करने वाला जो या इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड था। फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये साइंटिस्ट था जिसने 1919 में इसकी डिस्कवरी की थी या 1900 में इसकी डिस्कवरी की थी। इनके नाम से ही इसका नाम रख दिया गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और वैसे गिरनार अभिकर्मक के रूप में कभी आपने पढ़ा होगा इसको, बाकी इसको ऐसे ही लिखा जाता है।
अब देखिए जनरली इसको RMGX से डिनोट करते हैं अपने, जिसके अंदर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये मेटल है, ये हैलाइड है और ये हाइड्रोकार्बन्स भाग है। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो पार्ट्स होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव करता है, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये था ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। डिस्कवरी फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी 1900 में। RMGX से इसको शो किया जाता है। जो हाइड्रोकार्बन्स भाग होता है वो न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव करता है। जो हाइड्रोकार्बन्स भाग होता है इसके अंदर वो नेगेटिव में होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि बाकी कंडीशन जितनी भी होती हैं, हमने बहुत सी रिएक्शन पढ़ी है, उनमें हाइड्रोकार्बन्स भाग पर ज़्यादातर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या जब मेटल जुड़ जाती है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तब इस पर नेगेटिव और मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये था हमारा जर्नल बातें जिसके बारे में ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में। अब हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम जब ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड की बात कर रहे हैं तो इसको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जब हैलाइड की बात आ गई तो हम बात करते हैं जब हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स भाग होता है, जैसे CH3 या CH3, CH2 या CH2, या हम जनरली बात करें R की, इनके साथ X जोड़ दिया जाए। X का मतलब यहाँ Cl, Br, I और F कोई भी हो सकता है। X का मतलब हेलोजन और हेलोजन कोई भी हो सकते हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स भाग के साथ कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन्स, और इस हेलो एल्केन्स को जनरली हम एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। हेलो एल्केन्स को जनरली एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। तो हम इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। बना रहे हैं हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। इसको बनाने के लिए हमें हेलो एल्केन्स की या एल्किल हैलाइड की ज़रूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसके अंदर मैग्नीशियम टर्निंग बोल सकते हैं अपने, या फिर अपने बोल सकते हैं मैग्नीशियम की पतली पतली छिलन टाइप की, ऐसे पतली पतली छिलन्स बोलते हैं जिसको हिंदी में टर्निंग, वो डालते हैं। तो हम मैग्नीशियम की टर्निंग डाल रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। और यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, हम ईथर काम में लेते हैं। ईथर भी कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो।
एकदम शुष्क ईथर हो वो लेते हैं अपने, तो एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड के Mg के साथ रिएक्शन करवाते हैं और मॉइस्चर युक्त ईथर नहीं लेना, हमें बिना मॉइस्चर वाला ईथर लेना है, लेकर के रिएक्शन करवाती हैं तो RMg बनता है, जिसको एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड नाम दे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने बनाया है, वो वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर थोड़ी सी भी ईथर के अंदर मॉइस्चर आ गया, ऑक्सीजन आ गई, या फिर अपने कह सकते हैं कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड हाईली रिएक्टिव, वेरी हाईली रिएक्टिव, जो थोड़ी सी भी मॉइस्चर के संपर्क में आते ही क्या करता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, और ये क्या करता है आगे, इसमें चेंज हो जाता है। RMgX ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड R2Mg, जिसको बोला जाएगा डाई एल्काइल मैग्नीशियम, या फिर इसको बोला जाएगा मैग्नीशियम डाई हैलाइड, डाई एल्काइल मैग्नीशियम या मैग्नीशियम डाई हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें डिसोसिएट हो जाता है। इतना मान लो हाईली रिएक्टिव होता है। तो वैसे भी हमने स्टार्टिंग में भी बात यही की थी कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो कंपाउंड है वो उनके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा पाया जा रहा है, वो वैसे ही हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर भी हमने जो बनाया है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, जिसका प्रिपरेशन किया है हमने एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड की 7 Mg टर्निंग की रिएक्शन करवाई है और बिना मॉइस्चर वाली ईथर काम में लेकर के, और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाया है जो इतना रिएक्टिव है कि थोड़ी सी भी मॉइस्चर के संपर्क में आता है या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो ये डाई एल्काइल मैग्नीशियम या मैग्नीशियम डाई हैलाइड में डिसोसिएट हो जाता है, इतना मान लो हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन से संबंधित बात। इसके अलावा प्रिपरेशन का जनरली यही मेथड काम में लिया जाता है। अब हम इनकी जो केमिकल रिएक्शन है, कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन या कोई एडिशन रिएक्शन जो ये शो करेगा, उनकी बात करेंगे।